आफ्टरनून। वेलकम टू सैल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी दोनों के लिए आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आज से मैं करवाऊंगा, डेली करवाऊंगा। रही बात आपकी बॉटनी और केमिस्ट्री, उन दोनों की भी आज से स्टार्ट कर दूंगा, मोस्टली मैंने ये सोचा है। बाकी देखते हैं। तो जूलॉजी के तो 100% आपसे स्टार्ट है आज से, ठीक है। बाकी अभी तक आपने वो PDF बाय नहीं किया है तो आप PDF को परचेज कर लीजिए। मात्र 299 रुपीज़ में आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास टाइम आप बहुत ही कम बचा हुआ है। देखो, लगभग 20 से 25 दिन आपके पास बचे हुए हैं और इतना कम समय बचा हुआ है। तो आप डायरेक्ट अब को आप जैसे थ्योरी पढ़ोगे या आप ऐसे सोचो कि पूरी पूरी बुक्स कंप्लीट कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि MCQ क्वेश्चन ही डायरेक्ट करने हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन वाइज, जैसे टोटल मैंने 20 सेक्शंस हैं, 20 चैप्टर हैं और हर एक 20 चैप्टर में से 200 MCQ आपके हर एक चैप्टर के होंगे, ठीक है। तो टोटल 4000 MCQ हैं, यही आपके लिए सफिशेंट है। बाकी मैं BIT पे जो करवाऊंगा, यूट्यूब पे जो करवाऊंगा वो आपको करना ही है, वो तो कंपलसरी आपके लिए। इस PDF के साथ ही आपको 2 एक्स्ट्रा बुक भी दूंगा, उन बुक्स के MCQ भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मात्र 299 रुपीज़ में आपका PDF रहेगा और ये आपके पास नंबर दिए गए हैं, इस नंबर आपको करना है मैसेज, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है और ये PDF आपको बाय कर लेना है, ठीक है। चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। ओके। नोटोकोड ऑफ हेमिकोडेट इज आल्सो टर्म्ड एज, जो हेमिकोडेट्स के अंदर जो नोटोकोड होते हैं उसको हम आल्सो क्या कहते हैं। देखो असल में हुआ क्या था ना, बहुत सालों पहले कहते थे कि जो आपकी ये जो हेमिकोडेट्स हैं ये क्या हैं, कोडेट्स। असल में इनको कोडेट्स के साथ ही रखा गया था और इन्हीं की जो नोटोकोड थी उसको बोला था कि ये नोटोकोड है। बट रियलिटी में अभी चेक हुआ है थोड़े सालों पहले कि उनकी जो नोटोकोड है वो नोटोकोड है ही नहीं असल में। तो फिर साइंटिस्ट परेशान हो गए कि ये कोडेट्स हैं या नॉन कोडेट्स हैं। तो असल में ये कुछ भी नहीं है, ना ही कोडेट्स ना ही नॉन कोडेट्स हैं। इनको रख दिया हेमी कोडेट्स के अंदर। हेमी कोडेट्स वो होते हैं जो कि कनेक्टिव लिंक होता है दोनों के बीच में, कोडेट्स और नॉन कोडेट्स के बीच में। मतलब इनके पास नोटोकोड नहीं है, ट्रू नोटोकोड नहीं है। तो उस नोटोकोड का क्या नाम है जो अगर ट्रू नोटोकोड नहीं है तो असल में वो बक्कल कैविटी नहीं होता, माउथ नहीं होता, माउथ बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी की वो एक्सटेंशन है असल में। मतलब असल में उसका नाम होता है स्टोमाकोड और स्टोमाकोड को हम असल में बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, which of the following echinoderm remains attached to the some objects at some stages of the life, has no pedicellare and its 2 feet are without suckers। तो आपको बताने में कौन सा ऑप्शन राइट यहाँ पर बैठ रहा है जो कि अकाइनोडर्म्स के बारे में पूछा गया है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर कुछ आपके नेफ्रीडिये से क्वेश्चन आया है कि हेड्स चेक जो आपके नेफ्रीडिये होते हैं वो किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। बैलेनग्लोसस में, एम्फियोक्सिस में, हर्डमीनिया में, या इनमें से किसी के पास भी नहीं होते हैं ऐसे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एम्फियोक्सिस के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द फ्लाइंग लिजर्ड इज एबल टू ग्लाइड इन द एयर विद। देखो ये जो आपके लिजर्ड होती है, आप सभी को पता होगा असल में लिजर्ड रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं, यानी इनके पास विंग्स तो हैं नहीं बट फिर भी हमें लगता है कि उड़ रही हैं, ग्लाइड कर रही हैं। तो इनमें एक स्पेशल वेब लाइक हम बोल सकते हैं फ्लैप होता है, उसको हम बोलते हैं पेटागिया। पेटागिया बोलो या पेटाजिया बोलो, आपकी मर्जी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नो क्वेश्चन नंबर 25, A stream of blood is injected on being irritated by the। देखिए इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको छेड़ने पर या इरिटेट करने पर एक ब्लड की धार निकलती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हॉर्न्ड टोड। एक टाइप का मेंढक है, ये भी मेंढक की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 26, स्ट्रेस हॉर्मोन्स आर सिक्रेशन ऑफ। पहले पता चले आपके कि स्ट्रेस हॉर्मोन्स मतलब पहले पता चले कि स्ट्रेस हार्मोन होते कौन कौन से हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन जो मेनली काउंट किए जाते हैं वो होते हैं आपके एपिनेफ्रिन एंड नोरापेनेफ्रिन। हाँ कोर्टिसोल भी है बट कोर्टिसोल को हम मेनली मोस्टली नहीं बोल सकते क्योंकि इसके कुछ और काम भी हैं। तो ओके, तो राइट आंसर इज होगा एड्रिनल ग्लैंड। बट इधर पूछा है कोटेक्स या मेडुला।
देखो कोर्टेक्स से तो आपका निकलता है कोर्टिसोल, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, मिनोकोर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। बट रही बात हमारी एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की, तो वो निकलते हैं मेडुलर से, ठीक है, मेडुलरी रीजन से, एड्रिनल मेडुला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप ऑफ द हॉर्मोन्स कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बींग्स। तो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। एलएच होता है, एफएसएच भी होता है, प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है, और तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बिकॉज देखो एस्ट्रोजन आपका यस ये भी है, हाँ प्रोजेस्टेरोन इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन आपका एक प्रेगनेंसी हार्मोन है जो कि निकलता है ड्यूरिंग आपका फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी जब आपकी इम्प्लांटेशन करवानी हो, या तो आपकी एंडोमेट्रियम को और अच्छा बनाना हो, ठीक है, लाइनिंग को मजबूत बनाना हो, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद की बात है। मेंस्ट्रुअल यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, यानी प्रोजेस्टेरोन तो होगा ही नहीं, 100% नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28, पैराथ्रोम्बोन डेफिशिएंसी इज कॉजेज, काफ़ी ईजी है, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टेटनी। नो क्वेश्चन नंबर 29, क्रिटिनिज्म इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। देखो क्रिटिनिज्म हो गया, माइक्सीडीमा हो गया, ठीक है, काफ़ी ईजी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 30, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द माइलिन शीथ इज। देखो माइलिन शीथ आपने बचपन में पढ़ी है या अभी भी आप पढ़ते आ रहे हो कि न्यूरॉन्स के बाहर एक मोटी लेयर होती है जो कि लिपिड्स की बनी होती है, मोस्टली स्पिंगोमाइलिन की बनी होती है। तो वो स्पिंगोमाइलिन की बनी हुई मोटी लेयर का फायदा क्या है, ठीक है, तो असल में इसकी वजह से एक होता है सोल्टेटरी कंडेंसेशन है, यहाँ पढ़ा आपने कि जहाँ पर आप इम्पल्स जनरेट कर रहे हो वहाँ पर एक मूवमेंट हो रही है सोल्टेटरी। सोल्टेटरी का मतलब होता है बहुत फास्ट और जंप जंप मैनर में, नोड टू नोड, जिसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड ऑफ रेनवियर से होते होते आपका इम्पल्स जनरेट होना, यानी इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द कंडेंसन ऑफ द इम्पल्सेज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 31, फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवा प्रोन्यूक्लाई इज। देखो जब स्पर्म्स का जो आपका न्यूक्लियस होता है और ओवम का जो न्यूक्लियस होता है वो आपस में फ्यूज होता है ड्यूरिंग, कब होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद। जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है तो आपका देखो हमारा स्पर्म्स का जो प्रो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, एन होगा। फीमेल का भी कैसा होगा, एन होगा, हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड हैप्लॉइड आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, एम्फीमिक्सिस, पार्थेनोजेनेसिस या oogenesis। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी है इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन निकलता है, या ऑप्शन ही नहीं है आपको कोई, क्योंकि देखो जब स्पर्म्स और ओवा का प्रो न्यूक्लियर आपस में जुड़ रहा है तो कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है सेल न्यूक्लियस का डिवीजन। एम्फीमिक्सिस भी हो सकता है बट नहीं। पार्थेनोजेनेसिस तो होगा ही नहीं, पार्थेनोजेनेसिस होता है आपका जब बेबी का जन्म होना विदाउट सिंगल पेरेंट्स, यानी हम बोल सकते हैं अनफर्टिलाइज एग से निकलना, ठीक है, कोई फ्यूजन ही नहीं होना। और oogenesis होती है ओवुलेशन। oogenesis क्या होती है, oogenesis होती है कि oogenesis स्पर्मोजेनेसिस से oogenesis एग का बनना। तो एम्फीमिक्सिस हो सकता है बट मुझे लगता है एम्फीमिक्सिस भी राइट आंसर नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, एम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स ऑफ मैमल्स आर डिराइव फ्रॉम। देखो एम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स बोला है, इनको बोलते हैं ESC भी बोलते हैं, और एम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स इज आल्सो नोन एज प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। इनके पास पोटेंशियल होता है सब कुछ बनाना का, बट एक्सेप्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक लेयर्स। टोटिपोटेंट से यही डिफरेंस है कि टोटिपोटेंट एंड प्लूरीपोटेंट के पास पूरा पोटेंशियल सब कुछ बनाने में, बस प्लूरीपोटेंट होते हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक लेयर्स नहीं बना पाते हैं, बस यानी ओकोरियन, एमनियन एटसेट्रा नहीं बना पाते हैं, प्लेसेंटा नहीं बना पाते हैं। तो ये कहाँ से ड्राइव होते हैं, ट्रोपो एक्टोडर्म से, इनर सेल मास से, गैमेट से या ब्लास्टोसिल से। काफ़ी ईजी है, बहुत ईजी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनर सेल मास से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, द एबिलिटी ऑफ सेल्स और टिश्यू टू रिस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक इंडक्शन सिग्नल इज नोन एज। देखो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स एंड टिश्यू हैं वो किसी एक हार्मोन के प्रति क्या हो रहे हैं, इंडक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके बॉडी में एपिनेफ्रिन निकला, बट एपिनेफ्रिन पूरी सेल्स में नहीं एंटर करेगा, वो उन्हीं सेल्स में एंटर करेगा, उन्हीं टिश्यू में एंटर करेगा जिनके पास उनके क्या हो गए, रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, FSH निकला, FSH कहाँ निकलता है, एंटी पिट्यूटरी से, और ये है क्या, एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन यानी डक्ट, मतलब ये ब्लड के थ्रू जाएगा। जब ब्लड के थ्रू जाएगा तो इसको ब्लड तो पूरी बॉडी में जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो टेस्टिस या ओवरीज के पास ही जा रहा है, कहीं और क्यों नहीं जा रहा है,
क्योंकि कहीं और उसके रिसेप्टर ही नहीं है। ठीक है, जैसे इंसुलिन निकला, अब इंसुलिन निकला आपका कहाँ से, पैनक्रियास से। अब पैनक्रियास से इंसुलिन निकला है, ये मसल्स के सेल्स को एक्टिव कर रहा है और ग्लूकोज का अपटेक करवा रहा है। अब मसल्स के सेल को क्यों करवा रहा है, एक ये आइज के सेल्स को क्यों नहीं करवा रहा है, ईयर्स के सेल्स को कहीं और क्यों नहीं करवा रहा है? तो रीज़न इज कि रिसेप्टर होते हैं, हर एक सेल्स हर एक टिश्यू के ऊपर रिसेप्टर होते हैं उनके हार्मोन के प्रति। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंस। क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंस। जब भी इंडक्शन और रिस्पॉन्डर दोनों हों उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस। और कुछ सेल इस कॉम्पिटेंस होते हैं हर एक हार्मोन के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 कहाँ है? टिक द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल फेट डिटर्मिनेशन। सेल फेट डिटर्मिनेशन में टिक करना है, सीक्वेंस क्या होता है? डेवलपमेंट बायोलॉजी से क्वेश्चन है। सबसे पहले बोला है अनडिफरेंशिएशन देन डिटर्मिनाइंड। नहीं 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 नहीं, देखो डिटरमाइंड होता है कि सेल हो गया डिटरमाइंड कि मुझे यही बनना है, उसने फेट कर लिया अपना डिटरमाइंड। बट इतनी जल्दी कहाँ डिटरमाइंड हो जाता है? देखो पहला स्टेप होता है आपका क्या? सबसे पहला स्टेप आपका होगा अनडिफरेंशिएटेड। कोई अभी उसने अपने फेट डिसाइड नहीं किया है। उसके बाद उसकी होगी उसकी स्पेसिफिकेशन। और स्पेसिफिकेशन में होता है कि हाँ मैंने ये वाला फेट ले लिया, मैं एक्टोडर्म बनूंगी मैं फ्यूचर में। कोई सेल है, किसी सेल ने बोला कि हाँ मैं फ्यूचर में एक्टोडर्म बनूंगी, बट स्टिल इट इज़ अ लेवाइल फेज। लेवाइल फेज का मतलब होता है अब रिवर्स भी हो सकती है। हाँ बाद में सोचो कि नहीं यार मैं मेजोडर्म ही बन जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, और आपने सोचा है कि मैं फ्यूचर में क्या बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, नीट क्रैक करूंगी। ठीक है, या नीट क्रैक करूंगा ऐसा सोचा था। पर जैसे +2 हुई, +2 में आपका नीट क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद आपने ड्रॉप लिया फिर भी नहीं हुआ, फिर आप उसके बाद आपने बीएससी में एडमिशन ले ली। अब देखो जब आपने 10th में थे, 9th में थे या 11th में, तो आपने सोचा था कि मैं नीट करूंगी और मेडिकल लाइन में जाऊंगी। ठीक है, बट वो था लेवाइल फेज, स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ भाई। मतलब अब आप फेज चेंज कर सकते हो, पर जैसे आप बीएससी में आ गए और एमएससी में आ गए और आप बोलोगे हाँ मैं डेफिनेटली एमएससी तो करूंगी ही करूंगी, और करूंगी और कर भी रही हूँ, इसको बोलते हैं डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मतलब अब तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, उसको बोलते हैं डिटरमाइंड। सेल हैज़ बीन डिटरमाइंड। जैसे किस सेल ने पहले सोचा था कि मैं एक्टोडर्म बनूंगी बट फिर चेंज कर लिया और मेसोडर्म बन गई। बट अगर कोई भी सेल फिर चेंज नहीं कर रहा है, अगर एक्टोडर्म बने तो एक्टोडर्म ही बनेगा, वो होगा आपका डिटरमाइंड। तो पहले होगा अनडिफरेंशिएशन, फिर होगा स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में दो टॉपिक होती है, ऑटोनोमस और कंडीशन, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। उसके बाद आपका डिटरमाइंड, डिटरमाइंड के बाद होता है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट तो ठीक है, डिटरमाइंड तो हो गया, एक्टोडर्म तो बन गई, बट एक्टोडर्म में तो कुछ तो बनना होगा, जैसे नर्वस सिस्टम बनना है या एपिथेलियल लेयर बनना है, हेयर बनना है, नेल्स बनने हैं, वो है डिफरेंशिएशन। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 35 द ओनली ह्यूमन सिस्टम दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑल द थ्री जर्म लेयर इज। देखो इधर बोला गया है द ओनली ह्यूमन सिस्टम दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑल द थ्री जर्म लेयर इज नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो मैंने आपको बताया है हर एक एक देखो मैंने ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताया, पर मैंने ओवरव्यू आपको जरूर बताया है कि जो भी आपकी जो गट है, यानी आपकी जो फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, उसके बाद आपका पेट है, स्टमक है, उसके बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, देन रेक्टम है, फिर एनस है, ये सब मैंने क्या है आपको सब कुछ आपका कहाँ से बना होता है? एंडोडर्म से बना होता है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये बताया मैंने कि जितने आपके बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं, ऑर्गन्स हैं, मोस्टली 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 बोल रहा हूँ मैं, मोस्टली जितने भी ऑर्गन हैं वो सब कहाँ से बने? जैसे ब्लड हुआ, कनेक्टिव टिश्यू हुआ, ये बने होते हैं मेसोडर्म से। उसके बाद मैंने आपको बताया है जितना भी आपका नर्वस सिस्टम है, आपकी हेयर हैं, नेल्स हैं, एपिथेलियल लेयर है, सब कुछ बना होता है एक्टोडर्म से। तो इधर बोला गया है कि कौन सा सिस्टम है जो सब तीनों लेयर्स इन्वॉल्व हो रही है वहाँ पर, तीनों लेयर्स इन्वॉल्व हो रही है वहाँ पर, वो बताना आपको 35 का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नर्वस सिस्टम। देखो नर्वस सिस्टम में कुछ रेटिना होता है तो वो कुछ और से बनता है, लेंस आपका एक्टोडर्म से बनता है, रेटिना आपकी मेसोडर्म से बनती है, कुछ आपके एंडोडर्म से बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 नेम ऑफ द सेल्स इन्वॉल्व्ड इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। देखो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी दोनों में अंतर आपको पता होगा कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर आपको कोई भी मेमोरी सेल्स नहीं बनते हैं, मतलब फ्यूचर में कुछ भी अनकाउंटर्ड नहीं होगा। बट ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में आपके बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट एक्टिव होते हैं। यानी अब एलिमिनेशन मेथड लगा दो, ये और ये तो होगा नहीं, यानी ए और बी तो होगा नहीं। ठीक है, अब ए और बी होगा नहीं, तो रुको रुको रुको, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड।
नेम ऑफ द सेल, ओके ओके, यहाँ पर पूछा गया है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से। ओके, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में आता है आपका टी सेल्स, नॉट बी सेल्स, टी सेल्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, which of the following immunoglobulins is responsible for the most allergic and hypersensitivity reactions? देखो आपसे को पता होगा, तो IgA, EGM ये चार एंटीबॉडीज हैं। इनमें हर एक एंटीबॉडी के फंक्शन में आपको मैंने डिटेल तरीके से बताए हुए हैं, एक बार दोबारा बता देता हूँ। IgA एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इन सिक्रेशंस, सिक्रेशन यानी जहाँ पर भी बॉडी में सिक्रेशन होती है वहाँ पर IgA एंटीबॉडी निकलती है। जैसे आपके टीयर्स में, आपके आंसुओं में, आपके क्या बोलते हैं उसको, कोलेस्ट्रॉम में यानी फर्स्ट मिल्क में, या बोल सकते हैं हम जहाँ पर भी सिक्रेशन हो रही है, या आपके वैक्स में, जहाँ पर भी या सिक्रेशन हो रही है IgA एंटीबॉडी निकल रही है, हमें हमेशा रिमेंबर रखना, ठीक है। IgE एंटीबॉडी निकलती है जहाँ पर भी आपके एलर्जन रिस्पॉन्स हो रही हो, एलर्जी हो रही हो आपको, ठीक है, जो कि मास्ट सेल या हम बोल सकते हैं बेसोफिल्स के द्वारा आपकी सिक्रेट किए जाते हैं। तो याद रखना, ठीक है, जहाँ पर एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी एक्सेट्रा। IgG एंटीबॉडी, तो IgG एंटीबॉडी निकलती है मोस्टली कहाँ पर, जब आपका कहीं पर भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब हम बोलते हैं अबंडेंट टाइप की होती है IgG एंटीबॉडी, और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, और ये सेकंड टाइम निकलती है। यानी ऐसा बोलूँ मैं कि फर्स्ट टाइम यदि आपको कोई पर डिजीज़ हुई है, कोई पैथोजन आया है, तो फर्स्ट टाइम तो निकलते हैं आपके IgM एंटीबॉडी। आफ्टर दैट जब सेकंड टाइम वही बैक्टीरिया वापस आएगा तब निकलेगी IgG एंटीबॉडी, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, IgE एंटीबॉडी। IgG एंटीबॉडी का पता चला गया, मैंने कहा जब भी आपका कोई फर्स्ट टाइम पैथोजन आएगा तो IgM एंटीबॉडी निकलेगी, बट सेम पैथोजन नेक्स्ट टाइम आएगा तो IgG एंटीबॉडी आएगी सबसे पहले, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, फैगोसिटिक सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसिस्ट मोनोसाइट्स आर, देखो मोनोसाइट्स ब्लड में रहते हैं, बट जब ये मोनोसाइट्स किसी मसल्स में या टिश्यू में चले जाते हैं तो अपना ये रंग रूप भेषभाषा सब चेंज कर लेते हैं और ये बन जाते हैं मैक्रोफाज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, इम्यूनोग्लोबिन मेक द लार्जेस्ट परसेंटेज इन द ब्रेस्ट मिल्क इज, देखो अभी बताया मैंने, जहाँ पर भी सिक्रेशन होगी आंख मूंद के आंसर कर दो ऑप्शन डी में, IgA एंटीबॉडी में, ठीक है। क्वेश्चन 40, ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट में बी रिजेक्टेड ड्यू टू सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स। देखो ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट होता है कि आप में देखो, आप में किडनी हुई, किडनी डैमेज हुई या कुछ हुआ और ऑर्गन आपने ट्रांसप्लांट करवाया है किडनी का, बट आपसे वो मैच नहीं कराता था, यानी आपका जो HLA लोकस है और उस बच्चे का जहाँ से आपने डोनेट लिया है उसका HLA लोकस है मैच नहीं कर रहा है, तब वो जो रिजेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, इमोरल रिस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, इनिएट रिस्पॉन्स या पैसिव रिस्पॉन्स। तो उस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, नॉट हिमोरल। देखो हिमोरल तो 7 दिन लग जाएंगे इसको एक्टिवेट करने में, और वो भी मेमोरी बेस है, मेमोरी तो आपने कभी लिया नहीं है। देखो हिमोरल रिस्पॉन्स में मेमोरी सेल्स बनते हैं, और मेमोरी सेल्स तो तभी बने होंगे जब आपने पहले टाइम, देखो आपने फर्स्ट टाइम ही वो ऑर्गन लिया है, पहले तो आपने ऑर्गन लिया नहीं था, तो मेमोरी कहाँ होगी, मेमोरी तो होंगी ही नहीं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 41, लेफ्ट हैंडेड DNA इज, देखो जितने भी आपके DNA है सारे के हैं राइट हैंडेड है, एक को छोड़ के, वो है जेड DNA। क्वेश्चन नंबर 42, इन DNA द एंजाइम विच ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड इज, देखो DNA के अंदर कौन सा एंजाइम जो का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकेज। और मुझे बताओ, मैंने बताया भी आपको कि यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में हेलिकेज कौन है, तो दोबारा रखना, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो हेलिकेज है वो है DNA B, या ना रखना रखोगे, DNA B। और हमारे में कौन है, हमारे में है आपका MCM डाइमर। ओके, कौन सा है, MCM डाइमर। वैसे तो गिन्स और CDC40 भी है, बट उनको छोड़ो, उनके डिटेल में इतने डिटेल में कोई नहीं पूछता है गिन्स और CDC40 के बारे में, बट MCM डाइमर का रखना, MCM डाइमर हमारे में है और प्रोकैरियोट्स में DNA B है, जिसको DNB भी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, एसोसिएशन ऑफ द हिस्टोन H1 विद न्यूक्लियोसोम सो, देखो H1 को हम बोलते हैं लिंकर DNA, क्या बोलते हैं, लिंकर DNA। अब द अक्रंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, द अक्रंस ऑफ रेप्लिकेशन, एक्सपोज DNA डबल हेलिक्स, द कंडेंसेशन ऑफ DNA इनटू द क्रोमेटिन फाइबर।
देखो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जब भी आपका कंडेंसेशन रिएक्शन होना है, यानी क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का बनना है, तो H1 लिंकर यूज होता है, क्योंकि देखो H1 लिंकर कोर हिस्टोन का पार्ट नहीं है। पर जब भी दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ना है तो H1 लिंकर आ जाता है, यानी H1 हिस्टोन आ जाती है। क्वेश्चन 44, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इलोंगेट्स, लीडिंग स्टैंड टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क। देखो मुझे बताओ, ओकाजाकी फ्रेगमेंट होते कहाँ हैं, लीडिंग में या लैगिंग में? ये होते हैं लैगिंग में, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो हो गया आपके एलिमिनेट। अब बताओ, लैगिंग स्टैंड टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क, लैगिंग स्टैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। देखो डायरेक्शन पूछिए, तो ये होता है लैगिंग स्टैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 45, सिग्मा फैक्टर इज कंपोनेंट ऑफ। देखो सिग्मा फैक्टर आप सभी ने पढ़ा होगा, ये होता है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, नॉट यूकैरियोटिक। तब ये किसका पार्ट है? तो ये पार्ट होता है डीएनए पॉलीमरेज का, ठीक है, सॉरी सॉरी आरएनए पॉलीमरेज का। ट्रांसक्रिप्शन है ना, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए पॉलीमरेज नहीं, आरएनए पॉलीमरेज होगा। और इसमें सभी यूनिट आप सभी को पता होगा, इसमें जो प्रोकैरियोट का आरएनए पॉलीमरेज है उसके सभी यूनिट होते हैं अल्फा 2, बीटा और बीटा डैट, और उसके बाद होता है आपका देखो 2 है 3 4, और उसके बाद आता है ओमेगा 5, और 6 हो गया आपका ये सिग्मा, ठीक है। ये फैक्टर होते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा, बीटा डैट, ओमेगा और सिग्मा। ये फैक्टर होते हैं आरएनए पॉलीमरेज के सब कंपोनेंट। और जब भी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, अल्फा वाला सॉरी सिग्मा वाला यहाँ से चला जाएगा, और ये जुड़े रहेंगे तीनों, ये वाले जुड़े रहेंगे, ठीक है, क्योंकि सिग्मा वाला ओनली ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए चाहिए बस। क्वेश्चन 46, टेस्ट क्रॉस इज अ, टेस्ट क्रॉस क्या है? तो टेस्ट क्रॉस असल में क्रॉस बिटवीन द F1 हाइब्रिड विद रिसेसिव पेरेंट्स। कहाँ है रिसेसिव पेरेंट्स? ओनली ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द टू जीन इज ड्यू टू। देखो इधर बोला है लैक ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द टू जीन इज ड्यू टू। जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रही तो क्या होगा? बिल्कुल अपोजिट ले जाओ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होती है तो दो जीन आपस में इंडिपेंडेंटली हो जाते हैं, अशोर्ट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो आप सभी को पता होगा, जब लिंकेज हो रही हो तो ऐसा कभी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लिंकेज में साथ साथ में जाएंगे वो। क्वेश्चन 48, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? ये बता देता हूँ मैं, रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब बताओ सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है? तो सिस्टिक फाइब्रोसिस आपकी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 49, हु प्रपोज्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? तो स्टोन एंड बॉबरी ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नो क्वेश्चन 50, मेन कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम इज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो काफ़ी ईजी है, ट्राइजोमी इन द 21st क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 51, ए प्रोटीन हैविंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी इज। देखो ये प्रोटीन हैविंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज इज हिस्टोन, ट्रिप्सिन, मायोसिन, कोलेजन। तो कौन सी प्रोटीन है वो? देखो जितने भी आपके एंजाइम है वो किससे बने होते हैं? हिस्टोन के बने होते हैं। और यहाँ पे एंजाइम कौन है? ओनिन ट्रिप्सिन। क्वेश्चन देखो कैसा अल्टर किया हुआ है ना, थोड़ी सी बातों से किया हुआ है। इधर बोला कि प्रोटीन हैविंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज। वैसे तो मायोसिन के होने के चांसेस भी इधर काफ़ी हैं, बट असल में राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही है, स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़ वाला। वैसे मायोसिन भी हो सकता है, 99% मैं श्योर हूँ कि ट्रिप्सिन है, और 1% हो सकता है कि मायोसिन आंसर हो। एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन? देखो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होती हैं? तो फैट सोल्यूबल होते हैं आपकी ए, डी, ई, के, बी, सी को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं? फैट सोल्यूबल है। इधर बोला गया नोट, नोट यानी वाटर सोल्यूबल आपको बतानी है। वाटर सोल्यूबल होते हैं बी और सी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 53, डबल स्ट्रैंड डीएनए हैज 30 मोल% ऑफ सिस्टीन, बट वुड बी द मोल% ऑफ एडेनिन। देखो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है बहुत ज़्यादा हाई, मतलब क्वेश्चन मैंने आपको कई बार क्वेश्चन करवाया हुआ है। इधर बोला गया कि डबल स्ट्रैंड डीएनए है, उसके 30% आपके क्या साइटोसिन है। अब साइटोसिन की मात्रा कितनी? 30% है। अब अकॉर्डिंग टू द चार्गाफ रूल,
अगर 30% साइटोसिन है तो साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, ग्वाइनिन के साथ, तो 30% क्या होगा, ग्वाइनिन होगा। तो 30 कितना हो गया, 60, बचा कितना, 40%। उस 40% में क्या होंगे, एडेनिन और थाइमिन है। अब एडेनिन जितने उतने थाइमिन है, यानी 20% है, यानी 20% एडेनिन और 20% थाइमिन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कैसे किया एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ मैं। देखो इधर बोला गया था कि 30% क्या है, इधर बोला गया था ना, देखो यार इधर बोला गया क्या कि 30% क्या है, 30% इधर बोला गया था कि साइटोसिन है। अब अकॉर्डिंग टू द चागर रूल साइट प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडिन, यानी साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ग्वाइनोसिन, ग्वाइनोसिन के साथ, मतलब साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वाइनोसिन। अगर साइटोसिन 30% है तो ग्वाइनोसिन भी 30% ही होगा, तो होगा कितना, 60%। रेस्ट कितना बचा 100 से, रेस्ट बचा आपका 100 से कितना बचा अब, 100 से बचा अब 40। अब अगेन चार का फ्लोर लगा दो कि जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, यानी ये बचा किसका है, ये एडेनिन और थाइमिन बचे हैं। अब मतलब 40% ही एडेनिन थाइमिन है, और इधर पूछा है अकेला एडेनिन, तो जितने एडेनिन उतने थाइमिन, यानी 40 से 20 एडेनिन होंगे और 20 ही क्या होंगे, थाइमिन होंगे। सीधा सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मैंने करवाया आपको। क्वेश्चन 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। टिक लगा लो, जो जो मुझे टिक लगानी है, एसेंशियल अमाइनो एसिड रट लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से कौन से एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है, पूछा है, नहीं पूछा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोलिन। प्रोलिन आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। स्टीरॉयड हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो ये होते हैं कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव, सभी कोलेस्ट्रॉल से आते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, एट व्हाट स्टेज ऑफ यूकैरियोटिक सेल साइकिल यू वुड बी एक्सपेक्ट द डीएनए टू बी ए लीस्ट कॉम्पैक्ट। देखो लीस्ट कॉम्पैक्ट का मतलब होता है वो क्रोमेटिन स्टेज में है, और देखो कभी भी एम फेज में तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एम फेज में वो क्रोमोजोम बन चुका होता है, और मोस्टली ये एस फेज में भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेप्टोटिन की तो इधर बात नहीं हो रही है, म्योसिस की तो इधर बात नहीं है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, G1 फेज में। ठीक है, क्वेश्चन 57, पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम कैन बी सीन ड्यूरिंग। पेयरिंग कब होती है, वो भी होमोलोगस क्रोमोसोम की, पैकाइटिन या जाइगोटिन, पैकाइटिन या जाइगोटिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जाइगोटिन। देखो जब साइनेप्स बन रहे हैं ना, साइनेप्स यानी सिनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तभी पेयरिंग हो रही है। रही बात पैकाइटिन की, तो पैकाइटिन स्टेज में तो आपके क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, रिकम्बिनेशन हो रही है। ठीक है, हाँ, क्रॉसिंग ओवर और पेयरिंग में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 58, ड्यूरिंग सेल डिवीजन समटाइम्स देयर विल बी ए फेलियर ऑफ द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, दिस इवेंट इज कॉल्ड एज। बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया है इधर। इधर बोला गया है कि कई बार क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पाते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एनोप्लाइडी, एनोप्लाइडी हो जाती है जिसकी वजह से, यानी N-1 या N+1 हो जाता है जिसकी वजह से, इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, कैंसर इज कॉज्ड बाय। कैंसर क्यों होता है, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस से, अनकंट्रोल्ड मियोसिस से, रैप्चरिंग ऑफ सेल से, या लॉस ऑफ द इम्यूनिटी ऑफ द सेल से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस से, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल। इनमें से कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, या ऑल ऑफ दीज। देखो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तो आपकी कैसी है, डबल मेम्ब्रेन है, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, गोल्गी या लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, नेम ऑफ द एंजाइम यूज्ड टू कट द डीएनए मॉलिक्यूल इन द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। देखो कट लगाने के लिए तो आएगा आपका कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, लाइगेज जोड़ेगा, फॉस्फेटेज को रिमूव करेगा, और राइबोन्यूक्लिएज क्या करता है, आरएनए को डिग्रेड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, विच टेक्निक सेपरेट चार्ज्ड पार्टिकल यूजिंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, काफ़ी ईजी ये भी। इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक एसिड के सेपरेशन में कौन से टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते हैं? देखो एसडीएस फेज, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, नन ऑफ दीज। काफ़ी ईजी है। तो राइट आंसर इज कौन सा? देखो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग तो आप यूज़ कर सकते हो न्यूक्लिक एसिड के लिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपका जो होता है ना वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वो तो होती है आपके डीएनए के, उसके लिए क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स वगैरह के लिए। साउदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए होती है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए की होती है। न्यूक्लिक एसिड पूछा, ठीक है। इधर न्यूक्लिक एसिड पूछा ना, इधर ये थोड़ी मेंशन किया कि आरएनए है या डीएनए है। न्यूक्लिक एसिड में आरएनए भी तो हो सकता है। हाँ, इधर स्पेसिफाई किया होता है कि डीएनए, तब तो फिर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग भी नहीं होना था, क्योंकि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से आपका क्या होता है सेपरेट आरएनए, साउदर्न ब्लॉटिंग के साथ होता है डीएनए। पर इधर बोला है न्यूक्लिक एसिड, मतलब नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज़ है। यदि आरएनए की बात भी की जा सकती है, डीएनए की बात भी जा सकती है। हाँ, एसडी स्पेस से ऐसा नहीं होगा। एसडी स्पेस क्या है? सोडियम डो डिकाइल सल्फेट। क्योंकि एसडी स्पेस क्या करता है, नेगेटिव चार्ज लगा देता है पूरे पूरे होल, पूरे पूरे जो भी है प्रोटीन्स वगैरह पर, तब उसके बाद उसको सेपरेट करता है। बट एसडी स्पेस करता है प्रोटीन को, ना कि न्यूक्लिक एसिड को। डीएनए आरएनए को नहीं करेगा, वो ओनली प्रोटीन को करता है एसडी फाज। हाँ, फेज यूज़ कर सकते हो, फेज यूज़ कर सकते हो, एसडी फाज नहीं कर सकते हो। एसडी फेज में तो आपका सोडियम डोडिकाइल सल्फेट है, वो तो एक डिटर्जेंट है। क्वेश्चन 64, नेम दोज कंपाउंड विच आर होल्ड बाय स्टेशनरी फेज। तो 64 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पोलार कंपाउंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 65, ईएमआर। ईएमआर आपको होता है इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, आर कंसिस्ट ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोटोन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 66, एनालॉगस ऑर्गन अराइजेज ड्यू टू। देखो एनालॉगस ऑर्गन आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं, वो आते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से, और दूसरे जो होते हैं आपको होमोलोगस, वो होते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से। क्योंकि जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं वो कैसे ऑर्गन होते हैं, उनकी कोई भी कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होती है। जैसे आपके हो गए इंसेक्ट के बींग्स और बर्ड्स के बींग्स, कोई आपस में इनका कोई आपस में है कोई लिंक नहीं ना। आपको जो इंसेक्ट्स हैं वो आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, और वो दूसरे क्या बोलते हैं, बर्ड्स तो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, आपस में कोई इंसेस्ट्री नहीं है, इनको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, हार्डी वेनबर्ग्स लॉ गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। देखो मैं कितने बार आपको करवा चुका हूँ इसको, तो हार्डी वेनबर्ग्स में आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक इक्विलिब्रियम या म्यूटेशन। देखो हार्डी वेनबर्ग लॉज गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ किसका, उसने क्या था कि एलील फ्रिक्वेंसी या जेनेटिक फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी अगर ये जो मैं एजम्पशंस दे रहा हूँ ये फॉलो हो जाती हैं तो, ठीक है। तो 67 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। यानी उन्होंने बताया था कि अगर रैंडम मीटिंग होती है, अगर नेचुरल सिलेक्शन काम नहीं कर रही हो, अगर म्यूटेशन काम नहीं कर रहा हो, अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट काम ना कर रहा हो, पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा हो, तो कभी भी जेनेटिक या एलेलिक फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी, यानी इवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन 68, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज फाउंड इन। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज फाउंड इन, देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट कभी भी लार्ज पॉपुलेशन में नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है कि एक्सीडेंटली या बाई चांस कुछ ऐसी इमरजेंसी या आपदा आ जाना जिसकी वजह से पूरी पूरी पॉपुलेशन की जेनेटिक फ्रिक्वेंसी ही चेंज हो जाना। मान लीजिए कहीं पर ओनली 20 ही मेंढक हैं और कोई एक पहाड़ टूटा और सारे मेंढक मर गए, और बच्चे कितने, 2 मेंढक, और दोनों मेंढक एक जैसे ही हैं, वो आपस में अपनी प्रोजनी बढ़ाएंगे और सारे एक जैसे ही मेंढक निकलेंगे। जैसे 20 मेंढक थे, 20 में से 15 मेंढक लाल थे और 5 मेंढक हरे थे। एक कोई डिजास्टर हुआ, 15 लाल मेंढक मर गए, बच्चे कितने, 5 हरे मेंढक। बस उन्होंने अपना पॉपुलेशन बढ़ा दी और सारे हरे 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 मेंढक हो गए। ओके, दूसरे लेकर जो रहो कि 1 लाख आपके मेंढक थे, जिसमें से 50 लाख या 70 लाख आपके कैसे लाल थे और 30 लाख आपके कितने हरे थे। कोई कोई आपदा आई, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे सारे लाल मर जाएंगे या सारे सारे हरे मर जाएंगे। अब मरेंगे तो दोनों में, हरे मरेंगे लाल मरेंगे, जिसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं आएगा, जिसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट काम नहीं किया। जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा काम करेगा स्मॉल पॉपुलेशन में ही, लार्ज में तो काम करेगा ही नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, लैमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज यूजली नोन एज। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, द फोर्स दैट इनिशिएट द एवोल्यूशन इज
कौन सी फोर्स है जो कि इवोल्यूशन को इनिशिएट करी है, जिसको डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे? वो थी वेरिएशंस, और इसको एक्सप्लेन किया था ह्यूगो डी व्राइज, और बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए उन्होंने। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।